जैसा कि आप लोगों को पता है हमारे पास मास्टर कैडरे का नोटिफिकेशन आ चुका है। उसमें एक सब्जेक्ट हमारे पास है केमिस्ट्री। कल भी जैसे अगर आप लोगों को पता हो, कल की अगर जिसने वीडियो देखी हो, हमने केमिस्ट्री का एक टॉपिक शुरू किया हुआ था। टॉपिक का नाम था बच्चों, हमने कल शुरू किया था, टॉपिक का नाम था थर्मोडायनेमिक्स। आज हम थर्मोडायनेमिक्स आज हम इस टॉपिक को आगे कंटिन्यू करेंगे। इससे पहले आपको एक चीज़ बता दें, अगर आपको कोई भी क्यूरी हो पेड कोर्स को लेके तो आप लोग 7453000046 पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इन केस यू हैव एनी क्यूरी रिगार्डिंग पेड वर्जन ऑफ दिस कोर्स, यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन 7453000046। Now we will continue our topic. The topic is thermodynamics. जैसा कि आप लोगों को पता है, हमने कल थर्मोडायनेमिक्स में सबसे पहले हमने पढ़ा था इम्पोर्टेंस ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फिर हमने उसके बाद स्टडी किया था लिमिटेशंस के बारे में पढ़ा। फिर हमने कुछ उसके बाद हमने पढ़ा सिस्टम के बारे में। फिर हमने पढ़ा सराउंडिंग के बारे में, सिस्टम प्लस सराउंडिंग इज इक्वल टू यूनिवर्स। फिर हमने पढ़ा देयर आर 3 टाइप ऑफ सिस्टम, देयर इज ओपन सिस्टम। सेकंड हमने पढ़ा क्लोज सिस्टम। फिर हमने पढ़ा आइसोलेटेड सिस्टम। फिर हमने उसके बाद अगर आपको याद हो तो हमने पढ़ा देयर आर 4 टाइप ऑफ प्रोसेसेस। फर्स्ट इज आइसोथर्मल प्रोसेस, जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट होता है डेल्टा T इज इक्वल टू 0। फिर हमने स्टडी किया था आइसोबैरिक प्रोसेस, जिसमें डेल्टा P इज इक्वल टू 0। फिर हमने पढ़ा आइसोकोरिक, जिसमें डेल्टा V वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट। लास्ट हमने स्टडी किया था एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक, इसमें हमारे पास क्या होता है, Q इज इक्वल टू 0। Q का मतलब था हमारे पास हीट। अब Q इज इक्वल टू 0 का मतलब है ना तो हीट इवॉल्व हो रही है और ना ही हीट एब्जॉर्ब हो रही है सिस्टम में। फिर हमने उसके बाद स्टडी किया था एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ वो होती हैं जिनकी जो वैल्यू क्वांटिटी ऑफ मैटर पे डिपेंड करती हैं, और इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ दोज विच हुज वैल्यू डज नॉट डिपेंड अपॉन द क्वांटिटी ऑफ मैटर। फिर हमने स्टडी किया था स्टेट फंक्शंस के बारे में। फिर हमने स्टडी किया था पाथ फंक्शंस के बारे में। स्टेट फंक्शंस में हमारे पास हमने स्टडी किया था जिनकी वैल्यू पाथ पे डिपेंड नहीं करती, दीज आर कॉल्ड स्टेट फंक्शंस। और पाथ फंक्शंस हमारे पास क्या होते हैं, जिनकी वैल्यू पाथ पे डिपेंड करती है। कल आपको बताया गया था हमारे पास थर्मोडायनेमिक्स में सिर्फ 2 ही पाथ फंक्शंस हैं। कौन कौन से? वर्क एंड हीट आर कॉल्ड पाथ फंक्शंस। बाकी सब हमारे पास क्या होते हैं, स्टेट फंक्शंस। फिर हमने डिस्कस किया था वर्क के बारे में डिस्कस किया हमने, हीट के बारे में डिस्कस किया। अगर अपने बात करें वर्क का फॉर्मूला हमारे पास क्या था, -P डेल्टा V। हमारे पास 2 तरह का वर्क था, वर्क ऑफ एक्सपेंशन और हमारे पास क्या था, वर्क ऑफ कंप्रेशन। ये हमारे पास क्या है, वर्क ऑफ कंप्रेशन, वर्क ऑफ एक्सपेंशन, वर्क ऑफ कंप्रेशन। इस केस में सिंबल हमारे पास क्या होता है, नेगेटिव। कल आपको बताया था। और इस केस में सिंबल क्या होता है हमारे पास, पॉजिटिव। यहाँ पे हमारे पास क्या है, वर्क इज डन बाय द सिस्टम। यहाँ पे हमारे पास वर्क इज डन ऑन द सिस्टम। ये हमने बातें डिस्कस कर चुके हम लोग। फिर हमने अगर आपको याद हो हीट के बारे में पढ़ा था। हीट का सिंबल हमारे पास क्या होता है, Q इज द सिंबल ऑफ हीट। Q की वैल्यू अगर पॉजिटिव है, इसका मतलब है हीट क्या हो रही है, सिस्टम में एब्जॉर्ब हो रही है। Q की वैल्यू अगर नेगेटिव है हमारे पास, इसका मतलब है हीट क्या हो रही है हमारे पास, इवॉल्व हो रही है। और अगर बात करें अपने यूनिट्स के बारे में, यूनिट्स क्या होती हैं हीट की, यूनिट ऑफ हीट इज जाउल और कैलोरी। ऐसे यूनिट है हमारे पास जाउल, और CGS यूनिट होती है हमारे पास कैलोरीज। यूनिट ऑफ हीट इज देयर आर 2 यूनिट्स, जाउल एंड कैलोरीज। फिर हमने उसके बाद डिस्कस किया था बच्चों ज़ीरोथ लॉ। फिर हमने किया था फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अगर आपको याद हो हमने इसकी 3 डेफिनेशंस पढ़ी थी। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स,
अगर आपको याद हो हमारे पास 3 डेफिनेशंस थी। फर्स्ट डेफिनेशन थी एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। सेकेंड डेफिनेशन थी इफ वन फॉर्म ऑफ एनर्जी डिसअपियर्स इन एनी फॉर्म, सेम एनर्जी कैन बी अपीयर इन दी अनदर फॉर्म। थर्ड डेफिनेशन थी हमारे पास इट इज़ इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट ए परपेचुअल मशीन। फोर्थ डेफिनेशन अब सीख लीजिए आप। फोर्थ डेफिनेशन थी हमारे पास द टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज ऑलवेज टोटल एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स, टोटल एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स इज ऑलवेज कांस्टेंट, इज ऑलवेज कांस्टेंट। ये हमारे पास 4 डेफिनेशन थी। फिर अगर आपको याद हो हमने मैथमेटिकल इक्वेशन लिखी थी फर्स्ट लॉ की, वो फॉर्मूला क्या था हमारे पास, डेल्टा U इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। यहाँ पे देख लीजिए डेल्टा U इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। कल आपको बताया था क्यू की वैल्यू भी हमारे पास क्या है यहाँ पे पॉजिटिव है, और डब्ल्यू की वैल्यू भी हमारे पास क्या है यहाँ पे पॉजिटिव है। मतलब हीट इज एब्जॉर्ब्ड एंड वर्क इज डन ऑन द सिस्टम। यहाँ पे वर्क की वैल्यू पॉजिटिव है, इसका मतलब है वर्क इज डन ऑन द सिस्टम। हमने दूसरा केस डिस्कस किया था इफ वर्क इज डन बाय द सिस्टम, तो W की वैल्यू क्या थी हमारे पास P डेल्टा V, इसकी वैल्यू हमने इसके अंदर पुट की थी। अगर आपको याद हो फॉर्मूला क्या बन गया था हमारे पास Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस P डेल्टा V। दिस इज अनदर फॉर्म ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। हमारे पास 2 फॉर्मूले थे फर्स्ट लॉ के। फर्स्ट केस में वर्क इज डन ऑन द सिस्टम एंड वर्क इज डन बाय द सिस्टम। ओके, नेक्स्ट हमने बच्चों पढ़ा था अगर आपको याद हो एंथैल्पी के बारे में। उससे पहले चलो एंथैल्पी के बारे में हमने डिस्कस किया था। एंथैल्पी का फॉर्मूला हमारे पास क्या था, डेल्टा U इज इक्वल टू हमारे पास फॉर्मूला क्या था एंथैल्पी का, डेल्टा H इज इक्वल टू हमारे पास एंथैल्पी का फॉर्मूला था डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस P डेल्टा V। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ एंथैल्पी। चेंज इन एंथैल्पी इज इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस प्रेशर वॉल्यूम वर्क। यहां तक हमने कल बच्चों डिस्कस कर दिया था। अब हमारे पास अगर आप सबको पता हो फॉर एन आइडियल गैस, फॉर एन आइडियल गैस PV की वैल्यू क्या होती है nRT। PV इज इक्वल टू, ये फॉर एन आइडियल गैस ये हमारे पास क्या होती है, एक आइडियल गैस इक्वेशन कहते हैं इसे। PV इज इक्वल टू nRT। P इज प्रेशर, V इज वॉल्यूम, N इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द गैस, R इज गैस कांस्टेंट, T इज टेम्परेचर। P डेल्टा V की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, डेल्टा NGRT। यहाँ पे मैंने क्या किया, वॉल्यूम चेंज कर दी, नंबर ऑफ मोल्स भी चेंज हो गए, R इज कांस्टेंट, T इज ऑल्सो कांस्टेंट। चेंज हमारे पास क्या हो रहा है, वॉल्यूम चेंज करने के साथ साथ हमारे पास क्या चीज़ चेंज हो रही है, नंबर ऑफ मोल्स चेंज हो रहे हैं। बट यहाँ पे मैंने एक वर्ड लिखा है G। G यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है हमारे पास, जब भी कोई रिएक्शन हम लिखेंगे हमने सिर्फ क्या चीज़ कंसीडर करनी है, जो हमारे पास रिएक्टेंट या प्रोडक्ट क्या होंगे, गैसीय स्टेट में होंगे। ये बात नोटिस करने वाली। G का मतलब है यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स हमने उसी के कंसीडर करने हैं जो रिएक्टेंट या प्रोडक्ट हमारे पास क्या होंगे, गैसियस फॉर्म में होंगे। ना तो हमने लिक्विड फॉर्म को कंसीडर करना है, ना ही हमने सॉलिड फॉर्म को कंसीडर करना है। हमने सिर्फ किसको कंसीडर करना है बच्चों, गैसियस फॉर्म को। तो हमारे पास एक फॉर्मूला बन गया P डेल्टा V इक्वल टू डेल्टा NGRT। हमारे पास पुट द वैल्यू इन दिस इक्वेशन। हमारे पास फॉर्मूला क्या बनेगा, डेल्टा H इज इक्वल टू
डाल्टा U प्लस डाल्टा NgRT। तो फॉर्मूला क्या बना, डाल्टा H इज इक्वल, दोबारा लिख देते हैं आपको यहाँ पे एक बार, डाल्टा H इज इक्वल टू डाल्टा U प्लस डाल्टा NgRT। ये हमारे पास क्या बन गया, एक फॉर्मूला बन गया, डाल्टा H इज इक्वल टू डाल्टा U प्लस डाल्टा NgRT। चलो एक बार रब कर लें। एक बार बच्चों दोबारा लिखते हैं फॉर्मूला, डाल्टा H इज इक्वल टू डाल्टा U प्लस डाल्टा NgRT। अब हमारे पास कुछ कंडीशंस आती हैं, पेपर में कई बार क्वेश्चन आ जाता है बच्चों, कंडीशंस एट विच डाल्टा H इज इक्वल टू डाल्टा U। हमारे पास ऐसी कंडीशंस बताइए जिसमें डाल्टा H की वैल्यू किसके बराबर होएगी, डाल्टा U के बराबर होएगी। अब डाल्टा H डाल्टा U के बराबर कब होएगा बच्चों, जब ये चीज क्या हो जाएगी, हमारे पास 0 हो जाएगी। तो पहली जो कंडीशन है, जब हमारे पास डाल्टा H इज इक्वल टू डाल्टा U होएगा, फर्स्ट कंडीशन क्या होएगी, जब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्या होंगे, प्रोडक्ट के बराबर होंगे। फॉर एग्जांपल देखिए, A गैसीय स्टेट में है, B भी हमारे पास क्या है, गैसीय स्टेट में, हमारे पास क्या बना, C गैसीय स्टेट प्लस D गैसीय स्टेट प्लस E, ये हमारे पास क्या है, लिक्विड स्टेट। आपको शुरू में बताया था G का मतलब हमारे पास क्या है, गैसीय स्टेट है। तो हमने किसको कंसीडर करना है, सिर्फ जो रिएक्टेंट या प्रोडक्ट क्या होंगे, गैसीय स्टेट में होंगे, हमने सिर्फ इन्हीं चीज़ों को कंसीडर करना है। अब यहाँ पे देखिए प्रोडक्ट के कितने मोल्स हैं, 2 मोल्स हैं, रिएक्टेंट के कितने मोल्स हैं, 2 मोल्स हैं। तो डाल्टा Ng का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। डाल्टा Ng का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, सीख लीजिए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। कितने मोल्स हैं प्रोडक्ट के, 2, रिएक्टेंट कितने मोल हैं, 2, तो वैल्यू कितनी आई, 0। यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए, तो डाल्टा H की वैल्यू किसके बराबर आएगी, डाल्टा U के बराबर आ जाएगी। तो फर्स्ट केस क्या हुआ, जब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट हमारे पास किसके बराबर आएंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट के, उस केस में डाल्टा H इज इक्वल टू क्या होएगा हमारे पास, डाल्टा U होएगा। तो पहला केस हमें समझ आ गया। हमारा टॉपिक क्या है, कंडीशंस एट विच डाल्टा H इज इक्वल टू डाल्टा U। और हमारे पास पहला कंडीशन क्या आई, व्हेन द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द रिएक्टेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द प्रोडक्ट। तो यहाँ पे इस केस में हमारे पास डाल्टा H इज इक्वल टू क्या आएगा, डाल्टा U आएगा। दूसरी कंडीशन, पहली कंडीशन हमें समझ आ गई। एक कंडीशन हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट। चलो पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, अगर हमारे पास इफ ऑल द सब्सटेंसेस if all the substances are present in solid state or liquid state, if all the substances are present in solid state or liquid state। for example देखिए, A solid प्लस B हमारे पास क्या है, लिक्विड स्टेट में है। हमारे पास क्या होगा, A, चलो हमारे पास क्या होगा, C सॉलिड प्लस D हमारे पास क्या बना, लिक्विड स्टेट में बना। अब यहाँ देखिए
हमारे पास कोई भी ना तो रिएक्टेंट ना ही हमारे पास प्रोडक्ट कोई भी गैसीय स्टेट में नहीं है। अब देखिए आप लोगों को पता है सॉलिड की या लिक्विड की वॉल्यूम चेंज क्या होती है, ज़्यादातर नेग्लिजिबल होती है। वॉल्यूम चेंज क्या होती है, नेग्लिजिबल। मतलब इस केस में डाल्टा V की वैल्यू क्या होगी हमारे पास, 0 होगी। अब अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला डाल्टा H इज इक्वल टू क्या है, डाल्टा U प्लस P डेल्टा V। हमारे पास डाल्टा V की वैल्यू क्या है, 0, यहाँ पुट कर दीजिए। हमारे पास क्या बचेगा, डाल्टा H इज इक्वल टू डाल्टा U। तो दूसरी कंडीशन क्या आई हमारे पास, व्हेन द ऑल द रिएक्टेंट और प्रोडक्ट आर प्रेजेंट इन द सॉलिड स्टेट और इन द लिक्विड स्टेट। ये हमारे पास दूसरी कंडीशन है, इन विच डाल्टा H इज इक्वल टू डाल्टा U। तीसरी कंडीशन बच्चों, तीसरी कंडीशन हमारे पास है बच्चों, इफ डाल्टा V इज इक्वल टू 0, मतलब हमारे पास सिस्टम में वॉल्यूम चेंज ही नहीं हो रही है। डाल्टा V की वैल्यू क्या है, 0, मतलब वॉल्यूम आपको बताया था हमारे पास प्रोसेस कौन सा है, आइसोकोरिक प्रोसेस है। प्रोसेस हमारे पास क्या है, आइसोकोरिक प्रोसेस है। उस केस में डाल्टा V की वैल्यू क्या होगी, 0। वैल्यू इसके अंदर पुट कर दीजिए तो हमारे पास डाल्टा H की वैल्यू किसके बराबर आएगी, डाल्टा U के बराबर आएगी। तो तीनों कंडीशन हमें समझ आ गई हैं। पहली कंडीशन हमारे पास क्या थी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट। सेकंड कंडीशन हमारे पास क्या है, इफ ऑल द सब्सटेंसेस, चाहे वो रिएक्टेंट है चाहे वो प्रोडक्ट है, वो किस में प्रेजेंट होने चाहिए, सॉलिड स्टेट में या लिक्विड स्टेट में। और थर्ड हमारे पास कंडीशन क्या है, अगर हमारे पास प्रोसेस क्या है, आइसोकोरिक प्रोसेस है, उस केस में हमारे पास क्या होता है, डाल्टा V इज इक्वल टू 0। उस केस में हमारे पास क्या होगा, डाल्टा H इज इक्वल टू डाल्टा U। These are the three conditions at which delta H is equal to delta U. अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। हमने बच्चों कल, अगर आपको याद हो, हमने पढ़ा था Q and W are called path functions। ये बात हम बहुत बार पढ़ चुके हैं। Q और हीट और वर्क आर कॉल्ड पाथ फंक्शंस। अब फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, डेल्टा U का फॉर्मूला हमारे पास क्या है, Q प्लस W, और वी कैन से Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस P डेल्टा V। आप कोई भी डेफिनेशन यूज कर सकते हैं। अब हमारे पास क्या है, if the process is isocoric, if the process is isocoric, if the process is isocoric। अब हमारे पास आइसोकोरिक प्रोसेस, एक मिनट बच्चों, if the process is, sorry for disturbance, if the process is isocoric, आइसोकोरिक प्रोसेस में हमारे पास डाल्टा V की वैल्यू क्या होती है, 0। यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए, हमारे पास क्या बचा, Q इज इक्वल टू डाल्टा U। ये हमारे पास क्या है, डाल्टा U है। Q इज इक्वल टू हमारे पास क्या बचा, डाल्टा U। अब वॉल्यूम कांस्टेंट थी इस केस में हमारे पास, तो यू कैन से QV इज इक्वल टू डाल्टा U। अब हमें पता है Q की वैल्यू क्या है, Q इज ए पाथ फंक्शन, तो इस केस में डाल्टा U भी क्या होगा हमारे पास, पाथ फंक्शन होगा। वैसे आपको कल बताया था मैंने, हमारे पास पाथ फंक्शन कौन से होते हैं, सिर्फ दो ही पाथ फंक्शंस होते हैं हमारे पास, कौन कौन से, हीट और वर्क आर कॉल्ड पाथ फंक्शन। बट इन द इफ द प्रोसेस इज आइसोकोरिक, डाल्टा V की वैल्यू क्या होगी हमारे पास, इस केस में 0 होगी। उस केस में जो इंटरनल एनर्जी है डाल्टा U, इट इज ऑल्सो ए पाथ फंक्शन। दिस इज a very important thing. Please focus on this. In case of isochoric process,
क्यू वी इज इक्वल टू डेल्टा यू, इस केस में इंटरनल एनर्जी हमारे पास क्या होगी, पाथ फंक्शन होगी। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ओके, और यू कैन से ओके। सेकेंड हमारे पास जो सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग है, कैलकुलेट W, Q, delta U and delta H in case of isothermal expansion of an ideal gas। ये बच्चों एग्जाम में क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ हमारे पास। हमने क्या करना है, क्वेश्चन पढ़ लीजिए आप एक बार। कैलकुलेट, हमने वर्क की वैल्यू नहीं फाइंड करनी है, हीट की वैल्यू फाइंड करनी है, हमने चेंज इन इंटरनल एनर्जी की वैल्यू फाइंड करनी है, और चेंज इन एंथैल्पी की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। किस केस में फाइंड करनी है हमने, इन केस ऑफ, यहाँ पे प्रोसेस लिखा हुआ है आइसोथर्मल एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस। ठीक है, आइसोथर्मल का मतलब क्या है हमारे पास, हमने कल बात की थी। सबसे पहले आइसोथर्मल की बात कर लेते हैं। इसका मतलब है बच्चों हमारे पास क्या है, टेम्परेचर इज कांस्टेंट, टेम्परेचर इज इक्वल टू कांस्टेंट, मतलब डेल्टा टी की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, 0 आएगी। चलो ये बात क्लियर होगी। एक्सपेंशन का मतलब क्या, वर्क इज डन बाय द सिस्टम। आपको बताया था कल भी, एक्सपेंशन का मतलब है हमारे पास वर्क इज डन बाय द सिस्टम। इसके मतलब क्या है, W की वैल्यू हमारे पास हमेशा क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। ये दो बातें हमारे पास क्लियर हो गई है। आइसोथर्मल का मतलब क्या है, टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, और एक्सपेंशन का मतलब क्या है, वर्क इज डन बाय द सिस्टम। मतलब W की वैल्यू हमेशा हमारे पास क्या है, नेगेटिव आएगी। तो जो W की जो वैल्यू आती है, डेरिवेशन की हमें कोई जरूरत नहीं है बच्चों, आप बता देते हैं आपको सीधा फॉर्मूला। W की जो वैल्यू आती है हमारे पास, वो आती है माइनस nRT ln V2 बाय V1। ये जो फॉर्मूला बनता है हमारे पास वर्क ऑफ एक्सपेंशन, किस केस में, आइसोथर्मल एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस। W इज इक्वल टू माइनस nRT ln V2 बाय V1। यहाँ पे n हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ मोल्स हैं, R इज गैस कांस्टेंट, T इज टेम्परेचर, और ln नेचुरल लॉग, V2 फाइनल वॉल्यूम, V1 हमारे पास क्या है, इनिशियल वॉल्यूम। एक बार फिर से अपने फॉर्मूला लिखते हैं, W इज इक्वल टू माइनस nRT नेचुरल लॉग V2 बाय V1। आपको बता दिया, n हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ मोल्स, R हमारे पास क्या है, गैस कांस्टेंट, T हमारे पास क्या है, टेम्परेचर, नेचुरल लॉग फाइनल वॉल्यूम डिवाइड बाय इनिशियल वॉल्यूम। आप ln को चेंज कर सकते हैं लॉग में। कैसे चेंज कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको 2.303 से, वैल्यू पुट कर दीजिए। W इज इक्वल टू क्या बना हमारे पास, माइनस 2.303 nRT log of V2 by V1। You can use this formula or you can use this formula, you can use any formula। अब आप सबको पता है P1 V1 इज इक्वल टू क्या होता है हमारे पास, P2 V2, और P1 बाय P2 इज इक्वल टू वैल्यू क्या है, V2 बाय V1। V2 बाय V1 की वैल्यू क्या है हमारे पास, P1 बाय P2। इस वैल्यू को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो W का फॉर्मूला हमारे पास क्या बनेगा, W इज इक्वल टू माइनस 2.303 nRT log ऑफ P1 बाय P2। ये जो फॉर्मूला हमारे पास इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम है, ये यहाँ पे वॉल्यूम लिखोगे आप लोग इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। ये हमारे पास क्या है, इन टर्म्स ऑफ प्रेशर। पर एक चीज का ध्यान रखिए, इन केस ऑफ वॉल्यूम हमारे पास क्या आएगी, फाइनल वॉल्यूम डिवाइड बाय इनिशियल वॉल्यूम। इन केस ऑफ प्रेशर हमारे पास क्या आएगा, इनिशियल प्रेशर डिवाइड बाय फाइनल प्रेशर। यहाँ पे बच्चों कंफ्यूजन होती है, ध्यान रखिएगा, V2 बाय V1, P1 बाय P2, आप लोग इसको याद रखिएगा, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 बस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपने। अब हमारे पास क्या, हमने क्या कुछ फाइंड करना था, W
हीट, डेल्टा यू और डेल्टा एच फाइंड करना। हमने अब तक किसको फाइंड किया? हमने सिर्फ डेल्टा डब्ल्यू को फाइंड किया हमने सिर्फ अब तक। अब हम किसको फाइंड करेंगे? डेल्टा यू को और डेल्टा एच को। अब देखिए इंटरनल एनर्जी की बात करते हैं अपने। सिंबल होता है, हमने कल भी बात की थी U। अब U जो इंटरनल एनर्जी होती है हमारे पास, इट इज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली। ये किस पे डिपेंड करती है? सिर्फ टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। U इज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली। मतलब अगर हमारे पास किसी सिस्टम में टेम्परेचर की वैल्यू क्या रह रही है? कांस्टेंट रह रही है। टेम्परेचर कांस्टेंट का मतलब क्या है? डेल्टा T की वैल्यू क्या है? 0। मतलब टेम्परेचर हमारे पास चेंज ही नहीं हो रहा। प्रोसेस कौन सा हमारे पास क्या हुआ? ये आइसोथर्मल प्रोसेस हुआ। कौन सा हुआ हमारे पास? ये आइसोथर्मल प्रोसेस। डेल्टा टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, डेल्टा T की वैल्यू क्या है? 0। इस केस में डेल्टा U की वैल्यू क्या होती है? 0। वाई? बिकॉज जो U है वो डिपेंड किस पे कर रहा है? सिर्फ टेम्परेचर पर। जब हमारे पास टेम्परेचर ही चेंज नहीं हो रहा तो U भी चेंज नहीं होगा। तो हमारे पास डेल्टा U की वैल्यू क्या आएगी? हमारे पास 0 आएगी। ठीक है, किस केस में आएगी? आइसोथर्मल एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस। हमारे पास प्रोसेस कौन सा था? आइसोथर्मल था। हमने शुरू में बात डिस्कस कर ली। हमने अभी बात डिस्कस की। इन केस ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, डेल्टा T की वैल्यू 0, तो डेल्टा U की वैल्यू भी क्या आएगी? 0 आएगी। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वांटिटी हमने फाइंड करनी है उसका नाम है जी बच्चों एंथैल्पी। सिंबल है उसका डेल्टा H। अब देखिए बच्चों, डेल्टा H का फॉर्मूला क्या था हमारे पास? डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस P डेल्टा V। अब डेल्टा U की वैल्यू तो हमारे पास, चलो इससे पहले PV इज इक्वल टू हमारे पास क्या होता है? nRT। इफ N इज इक्वल टू 1, नंबर ऑफ मोल्स क्या है? 1 है, तो PV इज इक्वल टू क्या बना? RT। और P डेल्टा V, R तो हमारे पास गैस कांस्टेंट है, वो तो हमेशा कांस्टेंट ही रहेगा। जब वॉल्यूम चेंज की तो क्या चेंज होएगा हमारे पास? अब टेम्परेचर चेंज होएगा। R डेल्टा T। P डेल्टा V इक्वल टू R डेल्टा T। यहाँ पे वैल्यू पुट कर दें तो हमारे पास क्या बना? डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस R डेल्टा T। अब देखिए डेल्टा T की वैल्यू क्या है? 0। यहाँ पे वैल्यू क्या है? 0। डेल्टा U की वैल्यू भी हमने फाइंड की, क्या है? 0। तो डेल्टा H की वैल्यू भी क्या बची हमारे पास? 0 ही बची ना। तो हमारे पास यहाँ पे बात क्लियर हो जाती है एक। इन केस ऑफ आइसोथर्मल एक्सपेंशन डेल्टा U भी क्या होता है हमारे पास? 0। और डेल्टा H भी क्या होता है? 0। मतलब चेंज इन इंटरनल एनर्जी भी 0 आएगी और चेंज इन एंथैल्पी भी हमारे पास क्या आएगी? 0 ही आएगी। ठीक है बच्चों, तो हमारे पास 3 क्वांटिटीज हमने फाइंड कर ली हैं। वर्क डन फाइंड कर लिया हमने, चेंज इन इंटरनल एनर्जी फाइंड कर ली हमने, और चेंज इन एंथैल्पी हमने अब तक फाइंड कर ली है। ठीक है, नेक्स्ट बच्चों हमारे पास, अब देखो हमने एक बार हम रिपीट कर लेते हैं बच्चों। हमने W की वैल्यू फाइंड की। W की वैल्यू हमारे पास क्या आई? -2.303 nRT log ऑफ V2 बाई V1। ये हमारे पास वैल्यू आ गई। और यू कैन से P1 बाई P2, एक ही बात है। फिर हमने डेल्टा U की वैल्यू फाइंड की, वो वैल्यू कितनी आई? 0। डेल्टा H की वैल्यू हमने लिखी, वो भी वैल्यू कितनी आई हमारे पास? 0। अब क्या रह गया हमारे पास? Q रह गया, मतलब हीट रह गई। अब अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ हमारे पास क्या था? डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस W। अब डेल्टा U की वैल्यू तो 0 ही है, मीन्स इज इक्वल टू Q प्लस W। और वी कैन से W की वैल्यू क्या आएगी? -Q। अब W की वैल्यू हमें पता है, ये रही। तो Q की वैल्यू क्या आएगी? माइनस माइनस क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा हमारे पास। माइनस माइनस क्या हो गया? कैंसिल हो गया। क्या रह गया? 2.303 nRT
log of V2 by V1। अब यहाँ पे बच्चों एक चीज देखने वाली है, वर्क का सिंबल हमारे पास क्या था, वर्क का सिंबल हमारे पास नेगेटिव था, मतलब वर्क इज डन बाय द सिस्टम, तभी हमने लिखा था ना यहाँ पे वर्क ऑफ एक्सपेंशन। और क्यू का सिंबल हमारे पास क्या आ रहा है, यहाँ पे पॉजिटिव सिंबल आ रहा है, मतलब हीट क्या हो रही है हमारे पास, एब्जॉर्ब हो रही है। तो हमारे पास चारों क्वांटिटीज की हमने वैल्यू फाइंड कर ली, वर्क की वैल्यू फाइंड कर ली, सिंबल नेगेटिव आ रहा है, डेल्टा यू की वैल्यू 0 आएगी, डेल्टा एच की वैल्यू भी क्या आएगी 0 आएगी, और क्यू की वैल्यू क्या आएगी 2.303 पॉजिटिव में, nRT log of V2 by V1। ओके, एक मिनट बच्चों, तो नेक्स्ट हम पढ़ रहे थे बच्चों W Q डेल्टा U और डेल्टा H की वैल्यू हमने फाइंड कर ली। नेक्स्ट टॉपिक जो बच्चों हम आगे चलते हैं, अब नेक्स्ट टॉपिक जो हमारे सिलेबस में आता है बच्चों, टॉपिक का नाम है बच्चों हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, और वी कैन से मोलर हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, और यू कैन से मोलर हीट कैपेसिटी। चलो पढ़ते हैं पहले। फर्स्ट इज हीट कैपेसिटी। चलो फर्स्ट हम पढ़ने जा रहे हैं हीट कैपेसिटी। देखो हीट कैपेसिटी क्या होती है, मान लीजिए अगर अपने हीट कैपेसिटी की बात करें, मान लीजिए हमारे पास घर में 1 लीटर पानी रखा हुआ है, उसका टेम्परेचर है मान लीजिए 45 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। हमने उसका टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाना है, 45 से कितना करना है हमने 46 करना है, 45 से कितना करना है 46। तब उसको टेम्परेचर बढ़ाने के लिए कितनी हीट की जरूरत होगी, उसे कहते हैं हीट कैपेसिटी। मतलब कहने का मतलब क्या है, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ ए सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेल्सियस। कितना बनाना है 1 डिग्री सेल्सियस, मतलब कितनी हीट की रिक्वायरमेंट होगी किसी सब्सटेंस का टेम्परेचर हमने 1 डिग्री बढ़ाने के लिए। दिस इज कॉल्ड हीट कैपेसिटी। इसका सिंबल होता है बच्चों C। Q क्या होगी हमारे पास, हीट रिक्वायर्ड डिवाइड बाय क्या आएगा, चेंज इन टेम्परेचर। C इज इक्वल टू Q बाय डेल्टा T। Q का सिंबल पॉजिटिव है, मतलब हीट एब्जॉर्ब करेगा। डेल्टा T का मतलब हमारे पास क्या है, चेंज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर चेंज हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। B हमारे पास सेकंड टॉपिक क्या आता है हमारे पास, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। हमारे पास क्या आएगा, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। डेफिनेशन ऑलमोस्ट सेम है बच्चों, क्या लिखोगे इसमें, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस। यहाँ पे मैंने वर्ड लिख दिया 1 ग्राम, यहाँ पे मैंने सिर्फ क्या लिखा था, टेम्परेचर ऑफ ए सब्सटेंस, पर यहाँ पे क्या आएगा, टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस
बाय 1 डिग्री सेल्सियस। अब यहाँ पे मैंने स्पेसिफाई कर दी है, हमने अमाउंट भी कितनी लेनी है, 1 ग्राम ही लेनी है। तो दिस इज कॉल्ड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। यहाँ पे हमारे पास क्या था, फर्स्ट हीट कैपेसिटी में हमने क्या लिखा था, ऑफ ए सब्सटेंस अकेला। यहाँ पे हमने क्या लिखा है बच्चों, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में क्या लिखा है, टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे ये हमने वो चीज क्या कर दी, स्पेसिफाई कर दी 1 ग्राम। इसका जो फॉर्मूला हमारे पास क्या बनेगा, 1 मिनट बच्चों, हमारे पास इसका फॉर्मूला बनेगा C इज इक्वल टू Q बाय M डेल्टा T। M हमारे पास क्या आ गया यहाँ पे, मास ऑफ द सब्सटेंस। M हमारे पास क्या है, मास ऑफ द सब्सटेंस। और थर्ड हमने लिखा था बच्चों मोलर हीट कैपेसिटी, उसकी डेफिनेशन भी बिल्कुल सेम है बच्चों। उसमें हमारे पास क्या आएगा, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ द सब्सटेंस। क्या लिखोगे, 1 मोल ऑफ द सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे तभी नाम क्या आया, मोलर हीट कैपेसिटी। ठीक है, तो ये हमारे पास 3 तरह की हीट कैपेसिटी होती है। फर्स्ट चीज हमारे पास क्या है, हीट कैपेसिटी। इसमें हमारे पास क्या है, इन जनरल सिर्फ सब्सटेंस। यहाँ पे हमारे पास सेकंड में हमारे पास क्या आया, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। उसमें अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ ए सब्सटेंस। और मोलर हीट कैपेसिटी में हमारे पास क्या आएगा, टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ ए सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो दीज आर 3 टाइप ऑफ हीट कैपेसिटी। हम आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास देर आर 2 टाइप ऑफ हीट कैपेसिटीज। फर्स्ट इज हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। सेकंड हमारे पास क्या है, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। इनके सिंबल लिख लीजिए, इसका सिंबल है CV, इसका सिंबल है CP। V डिनोट्स कांस्टेंट वॉल्यूम, P डिनोट्स कांस्टेंट प्रेशर। ओके, CV का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारे पास du बाय dt, और Cp का जो फॉर्मूला होता है हमारे पास dH बाय dt एट कांस्टेंट प्रेशर एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अब Cv को डिफाइन कैसे करोगे, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी विद टेम्परेचर एट कांस्टेंट वॉल्यूम। और Cp को कैसे डिफाइन करोगे, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू चेंज इन एंथैल्पी। डी का मतलब क्या है बच्चों, आपको कल भी बताया था, डी डिनोट्स स्मॉल चेंज। डेल्टा का मतलब क्या होता है, लार्ज चेंज, और डी का मतलब हमारे पास क्या होता है, स्मॉल चेंज। तो ये दोनों फॉर्मूले आप लोग याद कर लीजिए, Cp एंड Cv। ओके बच्चों, तो आप एक बार देख लीजिए। ठीक है, अब हम नेक्स्ट टॉपिक करने जा रहे हैं। इसके बाद एक जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारे सिलेबस में है, रिलेशन बिटवीन Cp एंड Cv। इन दोनों में रिलेशन क्या है। हाँ जी, Cp और Cv मतलब हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर और हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम में रिलेशन क्या है। Cp, चलो अब आपको डेरिवेशन ही थोड़ी सी करा देते हैं। देखिए DH का फॉर्मूला क्या होता है, DH इज इक्वल टू du प्लस P डेल्टा V, और वी कैन से DH इज इक्वल टू du प्लस
RT। डेरिवेटिव कर दीजिए इसका पहले विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, तो dH/dt ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, dH/dt इज इक्वल टू du/dt इज इक्वल टू क्या बचा हमारे पास, प्लस हमारे पास क्या बचा R। अब dH/dt की वैल्यू क्या थी Cp, du/dt की वैल्यू क्या थी Cv, हमारे पास क्या बचा प्लस R, और वी कैन से Cp माइनस Cv इज इक्वल टू क्या बचा हमारे पास R। तो दिस इज द रिलेशन बिटवीन Cp एंड Cv, Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R, मतलब दोनों का डिफरेंस किसके बराबर होगा, गैस कांस्टेंट के। R इज कॉल्ड, R को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, गैस कांस्टेंट। ठीक है, तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला इन थर्मोडायनेमिक्स, Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R। ये किसके लिए है, फॉर 1 मोल, किसके लिए बच्चों ये, फॉर 1 मोल ऑफ एन गैस। अगर फॉर n मोल्स के लिए, फॉर n मोल्स, हमें मोल्स नहीं पता, तो Cp माइनस Cv इज इक्वल टू क्या लिखोगे nR। ये फॉर्मूला बन गया हमारे पास। ये फॉर्मूला फॉर 1 मोल गैस के लिए था, ये हमारे पास क्या है फॉर n मोल ऑफ द गैस के लिए है। ठीक है बच्चों, तो देख लीजिए आप एक बार रिलेशन बिटवीन Cp एंड Cv, Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R और Cp माइनस Cv इज इक्वल टू nR। ठीक है, एक चीज और बच्चों, Cp की जो वैल्यू है इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन Cv। Cp इज, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, Cp इज ऑलवेज ग्रेटर देन Cv। कोई रीजन बताएगा इसका, चलो बता देते हैं रीजन आपको इसका, वाई Cp इज ग्रेटर देन Cv। देखिए, अगर अपने Cv की बात करें और एक तरफ हम लोग Cp की बात करते हैं, Cv का मतलब हमारे पास क्या है, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। इसमें वॉल्यूम की वैल्यू हमारे पास क्या है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, मतलब डेल्टा V की वैल्यू क्या है 0। अब हम किसी चीज़ को हीट कर रहे हैं, हीट तो मिल रही है, हीट प्रोवाइड हो रही है, हीट किस किस में प्रोवाइड हो रही है, बट वर्क भी, तो वर्क का फॉर्मूला क्या होता है P डेल्टा V। अब डेल्टा V की वैल्यू क्या है 0, तो वर्क की वैल्यू क्या हो जाएगी इस केस में 0 हो जाएगी, मतलब इस केस में हमारे पास वर्क नहीं हो रहा, वर्क इज नॉट डन इन दिस केस, हमारे पास सिर्फ क्या यूज हो रही है, हीट यूज हो रही है। अगर इसकी बात करें इसमें हमारे पास क्या कांस्टेंट है, प्रेशर कांस्टेंट है, प्रेशर इज कांस्टेंट। जब प्रेशर कांस्टेंट है तो ठीक है, अब W का फॉर्मूला क्या होता है P डेल्टा V। जब प्रेशर कांस्टेंट है तो W की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0, वर्क भी हो रहा है और हीट भी है हमारे पास है, तो इसमें दो चीज़ें हो रही है, वर्क भी हो रहा है और हीट एब्जॉर्ब भी हो रही है। इस केस में हमारे पास क्या था, सिर्फ हीट एब्जॉर्ब हो रही थी, वर्क की वैल्यू क्या आ रही थी 0। तो इसमें दो चीज़ें हो रही है, इसमें सिर्फ एक ही चीज़ हो रही है, दैट्स वाई Cp इज ग्रेटर देन Cv। ओके, तो दो बातें याद रखने वाली हैं, Cp माइनस Cv इज इक्वल टू nR, और एक दूसरी बात हमारे पास क्या फॉर्मूला है, Cp इज ऑलवेज ग्रेटर देन Cv। ओके, तो दिस इज ऑलमोस्ट ऑल अबाउट। अच्छा, एक चीज और रह गई बच्चों, द रेशो ऑफ Cp बाय Cv इज इक्वल टू गामा। जो रेशो है दोनों हीट कैपेसिटीज का, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर एंड हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, उन दोनों को रेशो को हम लोग क्या कहते हैं, किससे डिनोट करते हैं, गामा से डिनोट करते हैं। ओके बच्चों, चलो गामा की जो वैल्यू है फॉर मोनोटॉमिक, गामा, एक मिनट, फॉर मोनोअटॉमिक गैसेस, मोनोटॉमिक गैसेस कौन सी होती हैं, जिसमें सिर्फ एक ही एटम होता है, फॉर मोनोटॉमिक सब्सटेंसेस, गामा की वैल्यू कितनी होती है हमारे पास 1.66, ये वैल्यू अब बच्चों आपने याद रखनी है। फॉर डायटोमिक,
4 डायटोमिक गैसेस, मतलब जैसे O2, N2, F2, गामा की जो वैल्यू है हमारे पास कितनी होती है 1.40। और इन केस ऑफ ट्रायोटोमिक, फॉर ट्रायोटोमिक गैसेस गामा की जो वैल्यू होती है हमारे पास, ट्रायोटोमिक का मतलब CO2 हो गया, CO2, O3, ये सब के हमारे पास ट्रायोटोमिक गैसेस हैं। तो गामा की वैल्यू होती है हमारे पास 1.30। गामा है क्या हमारे पास, द रेशियो ऑफ हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर डिवाइड बाय हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, दिस इज कॉल्ड गामा। तो ये सब बातें हमने किसके अंदर डिस्कस की, आइसोथर्मल एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। चलो नेक्स्ट, अब हमारे पास जो प्रोसेस आएगा वो आएगा एडियाबैटिक एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस। एडियाबैटिक एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस। अब हमारे पास प्रोसेस, पहले हमारे पास प्रोसेस क्या था, आइसोथर्मल एक्सपेंशन। अब हमारे पास प्रोसेस क्या है, एडियाबैटिक एक्सपेंशन। अगर आपको याद हो लेक्चर के शुरू में बताया था, एडियाबैटिक प्रोसेस हमारे पास क्या होता है, जिसमें Q की वैल्यू क्या होती है 0। Q इज इक्वल टू, ना तो हीट एब्जॉर्ब होएगी ना ही हीट हमारे पास क्या होगी, इवॉल्व होएगी। Q इज इक्वल टू 0 अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ। हमारे पास डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस W और Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस P डेल्टा V। अब Q की वैल्यू तो हमारे पास क्या है 0 है, तो डेल्टा U की वैल्यू किसके बराबर आ गई, -P डेल्टा V के। ये हमारे पास रिलेशन बन जाता है एडियाबैटिक एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस के केस में। डेल्टा U इज इक्वल टू -P डेल्टा V, चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू प्रेशर वॉल्यूम वर्क। अब देखो दोनों का साइन नेगेटिव है, यहाँ पे साइन नेगेटिव है, यहाँ पे हमारे पास क्या है, यहाँ साइन हमारे पास नेगेटिव है और यहाँ साइन हमारे पास क्या है, पॉजिटिव है। दोनों का सिंबल डिफरेंट है, मतलब एक चीज़ बढ़ेगी तो दूसरी चीज़ हमारे पास क्या होगी, कम होएगी। अब आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, डेल्टा U इज इक्वल टू W, एक ही बात है। ठीक है, अब अभी हमने पढ़ा था CV की वैल्यू क्या थी, du बाई dt, और du की वैल्यू हमारे पास क्या आई, du की वैल्यू हमारे पास क्या आई, du इज इक्वल टू CV dt। इस वैल्यू को अपने यहाँ पे पुट कर दें तो क्या बनेगा हमारे पास, CV dt इज इक्वल टू -P dV। ये हमारे पास फॉर्मूला बन जाता है एक और, CV dt इज इक्वल टू -P dV। सिंबल डिफरेंट है। अब वॉल्यूम बढ़ेगी तो टेम्परेचर क्या होगा हमारे पास, कम होएगा। अगर वॉल्यूम कम होएगी तो टेम्परेचर की वैल्यू क्या होएगी, ज़्यादा होएगी। ठीक है, मतलब इफ़ वर्क इज डन, अब देखो यहाँ पे इस केस में आप पढ़ लीजिए, हमारे पास अगर W वर्क इज डन बाय द सिस्टम, वर्क करेगा तो साइन नेगेटिव आएगा, डेल्टा U नेगेटिव। तो अब आपको पता है U किस पे डिपेंड करती है, टेम्परेचर पर, टेम्परेचर भी नेगेटिव तो वॉल्यूम क्या होगी इस केस में हमारे पास, बढ़ेगी। ये बातें सब हम पढ़ चुके हैं पहले। तो दिस इज अ केस ऑफ एडियाबैटिक एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस। Q की वैल्यू 0, डेल्टा U की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, CV dt, और CV dt इज इक्वल टू -P dV। These are the expressions for Q, delta U, du and work in case of adiabatic expansion of an ideal gas. Okay बच्चों,
नेक्स्ट टॉपिक बच्चों हमारे जो सिलेबस में आता है वो आता है हमारे पास, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शंस। टॉपिक का नाम क्या है? एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शंस। देखिए एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक, देखिए अगर हम पहली बात करें एक्सोथर्मिक की, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस वो होती हैं जिसमें हीट क्या होती है हमारे पास, हीट क्या हो रही है? इवॉल्व हो रही है, मतलब हीट रिलीज हो रही है। इवॉल्व का मतलब क्या होता है? रिलीज हो रही है। और एंडोथर्मिक रिएक्शंस हमारे पास क्या होती है? एंडोथर्मिक हमारे पास जिसमें हीट क्या होती है हमारे पास? एब्जॉर्ब होती है। हीट क्या होती है हमारे पास? एब्जॉर्ब हो रही है। तो एक्सोथर्मिक का मतलब हमें समझ आ गया, जिसमें हीट इवॉल्व होती है, और एंडोथर्मिक का मतलब क्या हमारे पास? जिसमें हीट एब्जॉर्ब होती है। फॉर एग्जांपल बच्चों N2 प्लस O2 हमारे पास क्या बनाते हैं मिलके? NO बनाया। तो इसमें जो डेल्टा H की वैल्यू है, चेंज इन एंथैल्पी है, वो क्या आ रही है? -90 किलो जूल। अब सिंबल मैंने क्या लगा दिया यहाँ पे? नेगेटिव लगाया है। नेगेटिव का मतलब बच्चों क्या होता है हमारे पास? हीट क्या हो रही है? रिलीज हो रही है। तो इन द फॉर्मेशन ऑफ NO हीट इज रिलीज्ड। डेल्टा H की वैल्यू नेगेटिव का मतलब हमारे पास क्या है? यहाँ पे हीट रिलीज हो रही है। अगर मैं एंडोथर्मिक की बात करूं, मान लीजिए कोई रिएक्शन हमने लिखी N2 प्लस H2, हमारे पास क्या बनेगा? NH3। इस केस में हमारे पास डेल्टा H की वैल्यू मान लीजिए कितनी है? +58 किलो जूल। कितनी है? +58 किलो जूल। तो इस केस में सिंबल हमने क्या लिखा? पॉजिटिव लिखा। तो इस केस में हीट क्या हो रही है हमारे पास? एब्जॉर्ब हो रही है। मतलब ये रिएक्शन क्या है? एंडोथर्मिक है, और ये रिएक्शन हमारे पास क्या है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। अब हम इसको दूसरे तरीके से लिख के दिखाते हैं आपको, देखो कैसे। देखिए कैसे। लेट्स सपोज फॉर एक हमारे पास क्या है? एंडोथर्मिक रिएक्शन की बात करते हैं पहले। एंडोथर्मिक की बात करें पहले अगर अपने, तो हमने भी एग्जांपल लिखा था N2 प्लस O2। अगर मैंने यहाँ पे लिख दी वैल्यू +58.1, हमारे पास क्या बना? NO2 बना। चलो लेट्स सपोज। अब यहाँ पे देखो मैंने हीट किस तरफ लिखी है? रिएक्टेंट वाली साइड लिखी। ये रिएक्टेंट है, ये हमारे पास क्या है? प्रोडक्ट है। तो हीट मैंने किस तरफ लिखी? रिएक्टेंट, मतलब हीट एब्जॉर्ब हो रही है। तो ये रिएक्शन क्या आएगी? एंडोथर्मिक। कई बार बुक्स में क्या लिखा होता है? N2 प्लस O2, उधर जाके क्या हो जाएगा? ये N2 -58.1। अब यहाँ पे ये माइनस है, पर इधर आके क्या हो जाएगा? ये प्लस हो जाएगा ना। अभी भी रिएक्शन क्या है? ये एंडोथर्मिक ही है। मतलब इसकी जो डेल्टा H की वैल्यू है ना, वो कितनी है? +58.1 ही है। अब यहाँ पे आप इसको माइनस मत मान लेना, माइनस लग गया तो मतलब हीट रिलीज हो रही, नहीं। इस साइड जाके क्या हो जाएगा? ये प्लस ही हो जाएगा ना इधर जाके। तो ये, तो हमारे पास ये भी रिएक्शन क्या है? हमारे पास एंडोथर्मिक ही है। डेल्टा H की वैल्यू क्या है इसके लिए? 58.1 वैल्यू है। ठीक है बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको थोड़ा ध्यान से देख लीजिए। रिएक्टेंट वाली साइड में प्लस लगा हुआ है, प्रोडक्ट वाली साइड में माइनस लगा हुआ है, फिर भी रिएक्शन क्या है? ये एंडोथर्मिक की है। हीट हमारे पास इसमें एब्जॉर्ब हो रही है। दूसरा केस एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। केस क्या हमारे पास? एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। हमारे पास लेट्स सपोज N2 प्लस 3H2, हमारे पास क्या बना? 2 मोल्स ऑफ अमोनिया। अब मैंने लिखा यहाँ पे +70.1 किलो जूल। अब मैंने देखो प्रोडक्ट वाली साइड क्या लिख दिया? प्लस। अब ये हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं, ये हमारे पास क्या है? रिएक्टेंट्स हैं। प्रोडक्ट वाली साइड मैंने क्या लिखा? प्लस लिख दिया। मतलब हमारे पास क्या हीट क्या हो रही है? रिलीज हो रही है, प्लस। तो हमारे पास ये क्या है? एक्सोथर्मिक रिएक्शंस है। डेल्टा H की वैल्यू क्या आएगी इस केस में? -70.1 किलो जूल आएगी।
ठीक है। और हम इसको इस तरह लिख सकते हैं N2 प्लस 3H2 माइनस 70.1 इज इक्वल टू 2 मोल्स ऑफ अमोनिया। हमारे पास इस केस में देखो मैंने रिएक्टेंट वाली साइड क्या लिख दिया, इसको माइनस में लिख दिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है बच्चों समझने वाली। रिएक्टेंट वाली साइड मैंने क्या लिखा है, इसको माइनस में, और प्रोडक्ट वाली साइड क्या लिखा है, इसको मैंने प्लस में। अभी भी रिएक्शन क्या है, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन ही है। क्या है ये हमारे पास, एक्सोथर्मिक रिएक्शन ही है। तो ये बात आपको समझ आ गई होगी। वैसे एंडोथर्मिक रिएक्शंस क्या होती है और हमारे पास एक्सोथर्मिक रिएक्शंस क्या होती है। चलो आज के लिए इतना ही बच्चों, एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हमने डिस्कस किया, एक मिनट बच्चों, सबसे पहले हमने डिस्कस किया वर्क के बारे में, हीट कैपेसिटी के बारे में, यूनिट्स के बारे में उसकी। फिर हमने डिस्कस किया बच्चों फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के बारे में। फिर हमने उसके बाद हमने डिस्कस किया द कंडीशंस अंडर विच डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U। हमने 3 कंडीशंस डिस्कस की थी। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर इक्वल। फिर हमने डिस्कस किया था ऑल द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स आर इन दी सॉलिड स्टेट होने चाहिए हमारे पास। फिर हमने उसके बाद डिस्कस किया हीट कैपेसिटीज़ के बारे में, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर के बारे में डिस्कस किया। हमने Cp एंड Cv के बारे में डिस्कस किया। फिर हमने डिस्कस की वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशंस वर्क, हीट कैपेसिटी, डेल्टा U, डेल्टा H एंड Q इन केस ऑफ आइसोथर्मल एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस। उस केस में हमने वैल्यूज फाइंड कर ली थी। फिर नेक्स्ट हमने डिस्कस किया था बच्चों रिएक्शन बिटवीन Cp एंड Cv। द रिएक्शन बिटवीन Cp एंड Cv इज इक्वल टू NR एंड द Cp इज ऑलवेज ग्रेटर देन Cv। ये हमने बातें डिस्कस कर चुके। फिर हमने लास्ट में डिस्कस किया वर्क की वैल्यू फाइंड की, हमने डेल्टा U की वैल्यू फाइंड की। किस केस में वैल्यू फाइंड की, एडियाबैटिक एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस। वो बातें हम डिस्कस कर चुके। लास्ट में हमने डिस्कस किया एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शंस के बारे में हमने डिस्कस किया। तो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। वी विल कंटिन्यू फ्रॉम टुमारो। अगर आपको कोई भी क्यूरी हो रिगार्डिंग पेड हमारे पास सब्सक्रिप्शन लेने के लिए, तो आप लोग आपको शुरू में बताया था 7543000046 नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हम लोग MCQs की प्रैक्टिस भी करेंगे, आपको नोट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे, हर चीज़ आपको प्रोवाइड की जाएगी। अगर आपको और कोई भी क्यूरीज हो तो यू कैन आस्क ऑन दिस नंबर। ओके, थैंक यू बच्चों।